हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम अनुपात विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रियाशीलता अनुपात करने जा रहे हैं। क्रियाशीलता अनुपात, जिसे आवर्त अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि क्रियाशीलता अनुपात कितने प्रकार से उसको बांटा गया है। हर एक प्रकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे, परिभाषा देखेंगे, उसके फार्मूलाज देखेंगे, उसके मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिससे कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो हमको कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में 95% चांसेस इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के बनते हैं। प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात, ध्यान से देखिए। आवर्त या क्रियाशीलता अनुपात क्या होता है, इसको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले आप याद रखिए, इसको 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं इसको। दूसरा आता है देनदार आवर्त अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं इसको। लेनदार आवर्त अनुपात तीसरा है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। चौथा आता है संपत्तियों का आवर्त अनुपात। देखिए संपत्तियों का, इसका मतलब है यहाँ पे 3 प्रकार की संपत्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, अस्थायी संपत्ति, कुल संपत्ति और चालू संपत्ति। एसेट्स टर्नओवर रेशियो कहा जाता है। और पांचवा आता है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कहा जाता है इसको। इन पांचों प्रकारों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप करके देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कंद आवर्त अनुपात क्या होता है। देखिए, यह अनुपात एक निश्चित अवधि में बेचे गए माल की लागत का उस अवधि के औसत स्कंद से संबंध स्थापित करता है। फार्मूला यहीं पर क्लियर हो जाएगा। किसका संबंध किससे बन रहा है? बेचे गए माल की लागत का औसत स्कंद से। इस अनुपात को ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्टॉक का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, इसको क्यों बना, इसका उपयोग क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कि स्टॉक का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। बेचे गए माल की लागत का रिलेशन किससे बनता है यहाँ पे? औसत स्कंद से। तो फार्मूला बनेगा बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। देखिए इसका सूत्र है स्कंद आवर्त अनुपात इज इक्वल टू बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद। अब बेचे गए माल की लागत, ये हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे वो सकल लाभ अनुपात में हो चाहे वो शुद्ध लाभ अनुपात में हो। बेचे गए माल की लागत, सबसे पहले देखिए अगर प्रश्न में विक्रय दिया है तो सकल लाभ माइनस कर दीजिए, बेचे गए माल की लागत निकल जाएगा। यदि आपके पास विक्रय नहीं दिया है तो बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए एक सेकंड फार्मूला होता है, प्रारंभिक स्कंद प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद। पूरे अकाउंट्स में बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए इसी फार्मूले का उपयोग किया जाता है। अब आता है औसत स्कंद। औसत का मतलब क्या होता है? जितने भी अपने पास मटेरियल है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से भाग दे देना। मीन्स कि औसत स्कंद में 2 स्टॉक होते हैं, पहला होता है प्रारंभिक स्टॉक और दूसरा होता है अंतिम स्टॉक। दोनों स्टॉक की अमाउंट को जोड़ा जाता है और उसको औसत निकालने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। तो औसत स्कंद इज इक्वल टू बनेगा प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद बटा 2, ये औसत निकल जाएगा। एक नोट और याद रखना, यदि प्रश्न में बेचे गए माल की लागत ना दी हो और ज्ञात ना की जा सके या संभव नहीं है, अगर दिया भी नहीं है और ना ही उसमें कुछ ऐसा फार्मूला पुट डाउन नहीं कर सकते हो, फार्मूला ही नहीं लगेगा, मतलब बेचे गए माल की लागत निकल ही नहीं सकती है, तब आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? शुद्ध विक्रय का उपयोग कर सकते हैं। और शुद्ध विक्रय का मतलब क्या होता है? कुल विक्रय में से विक्रय वापसी को माइनस कर दो तो क्या निकल जाता है? शुद्ध विक्रय निकल जाता है। ठीक है यहाँ तक। दूसरा आता है देनदार आवर्त अनुपात। इस अनुपात को प्राप्य आवर्त के नाम से भी जाना जाता है।
कभी गलती नहीं करना, इस अनुपात को प्राप्य आवर्त के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि कभी देनदार के साथ अगर प्राप्य विपत्र भी दिया है तो दोनों को जोड़ के लिया जाता है। यह अनुपात वर्ष भर में शुद्ध उधार बिक्री का उस वर्ष के औसत देनदार से संबंध को स्थापित करता है। ध्यान से देखना, शुद्ध उधार बिक्री का किसके साथ रिलेशन बनता है? औसत देनदार के साथ। पहले क्या लिखा है? शुद्ध बिक्री, बाद में क्या लिखा है? औसत देनदार। तो फार्मूले में पहले मतलब ऊपर क्या आएगा? शुद्ध उधार बिक्री, बटे में क्या आ जाएगा? औसत देनदार। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। फार्मूला क्या बनेगा देखिए। अच्छा, ये भी याद रखना, यह अनुपात देनदारों से रुपए वसूली में कुशलता का माप होता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। जितना अधिक निकलेगा ऐसा माना जाएगा कि भाई देनदार से उतनी अच्छी वसूली हमको हुई है। देनदार मतलब ग्राहक, ऋणी। देनदार आवर्त अनुपात का फार्मूला बनता है शुद्ध उधार बिक्री डिवाइडेड बाय औसत देनदार। अब देखिए, गलती नहीं करना, शुद्ध बिक्री नहीं, शुद्ध उधार बिक्री रखना है। शुद्ध उधार बिक्री का मतलब होता है कि आपके पास अगर कुल बिक्री क्वेश्चन में दी हुई है तो आप उसमें सबसे पहले नगद बिक्री को माइनस कर दीजिए। नगद बिक्री का कुछ ना कुछ या तो क्वेश्चन में अमाउंट रहेगी या तो कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दिया रहेगा। नगद बिक्री माइनस कर दिए। अब ये देखिए, वापसी है क्या? अगर वापसी है तो माइनस करिए, नहीं है तो कुल बिक्री में नगद बिक्री गया तो क्या बच जाएगा? उधार बिक्री बच जाएगा। औसत देनदार कैसे निकालते हैं? या औसत देनदार या औसत प्राप्य जिसको कहा जाता है, इसको निकालने के लिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जैसे अभी हम औसत स्टॉक निकाल रहे थे, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटा 2, सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टॉक की जगह रख लेंगे देनदार, प्रारंभिक देनदार प्लस अंतिम देनदार बटा 2। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में देनदार के साथ साथ प्राप्य विपत्र भी दिया रहता है, तो हम देनदार प्लस प्राप्य विपत्र दोनों को ले लेते हैं। ध्यान रखना, हम प्रारंभिक देनदार प्लस प्रारंभिक प्राप्य विपत्र प्लस अंतिम देनदार प्लस अंतिम प्राप्य विपत्र। तो ये मत देखिएगा कि ये 4 पॉइंट है तो भाग 4 से दे दें क्या औसत निकालने के लिए, नहीं भाई। 2 प्रारंभिक 1 और अंतिम 1, कितना हुआ? 2, तो 2 से ही भाग देंगे। इसके साथ आप एक चीज़ और याद रखना, कई बार प्रश्न में क्या होता है, एक देनदार और एक प्राप्य पत्र दिया है। देनदार 2 नहीं दिया है, प्रारंभिक अंतिम नहीं दिया है, प्राप्य पत्र प्रारंभिक अंतिम नहीं दिया, सिर्फ देनदार दिया, सिर्फ प्राप्य पत्र दिया है। दोनों को जोड़ बस देना, औसत मत लेना। ठीक है यहाँ तक? अब इसी देनदार के साथ एक देनदार वसूली अवधि की भी गणना की जाती है। देनदार आवर्त के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण गणना औसत वसूली अवधि होती है। अर्थात उधार बिक्री की राशि कितनी अवधि में वसूल होगी। अवधि या तो दिनों में हो सकती है या तो महीनों में हो सकती है। ये डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर। यदि प्रश्न में महीनों में निकालने बोला है तो आप महीनों में निकालेंगे, और दिनों में निकालने बोला है तो दिनों में निकालेंगे। इससे ये पता चलता है कि कितनी वसूली हो रही है, वसूली कब हो रही है, कितने दिनों में हो रही है, कितने महीनों में हो रही है। चलिए, इसकी गणना कैसे की जाती है? फार्मूला जस्ट अपोजिट कर देना। देनदार आवर्त अनुपात का फार्मूला बनता है, क्या फार्मूला बनता है? शुद्ध उधार बिक्री बटे औसत देनदार। देखिए, देखते शुद्ध क्या बना? शुद्ध उधार बिक्री बटा औसत देनदार। रिवर्स कर दो इसको, औसत देनदार बटा शुद्ध उधार बिक्री, और गुणे में याद रखना 365, या तो अगर मंथ में निकालना है तो 12, महीने में निकालना है तो 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और दिनों में निकालना है तो 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न में 360 दिन दिया रहता है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना कि 365 ले लें, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। 360 दिया है तो 365 की जगह पे कितना दिन ले लेंगे? 360 दिन। यदि औसत वसूली अवधि माह में पूछी गई है तो 365 की जगह कितना महीना ले लेना? 12 महीना। 12 से गुणा करना। औसत देनदार या प्राप्य की गणना में देनदारों के साथ प्राप्य पत्र की राशि को भी जोड़ा जाता है। ये तुम पहले बता चुका हूँ।
अब आता है लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार आवर्त अनुपात उधार क्रय और औसत लेनदारों के मध्य, उधार क्रय और औसत लेनदार। देखिए पहले क्या है, उधार क्रय, फिर क्या लिखा हुआ है, औसत लेनदार। तो फार्मूला क्या बनेगा, उधार क्रय बटे औसत लेनदार, उधार क्रय बटे औसत लेनदार। जस्ट देनदार का उल्टा होता है ये। इसका सूत्र देखिए, लेनदार आवर्त अनुपात का भी बता दिया था मैं, डेफिनेशन से बता दिया कि शुद्ध उधार क्रय डिवाइडेड बाई औसत लेनदार। अब शुद्ध उधार क्रय क्या होता है, जैसे मान दीजिएगा शुद्ध उधार क्रय, कुल क्रय ले लेंगे, उसमें नगद क्रय अगर है तो माइनस कर देंगे, क्रय वापसी अगर है तो माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, शुद्ध उधार क्रय निकल जाएगा। औसत देनदार, औसत लेनदार कैसे लिया जाता है, प्रारंभिक लेनदार प्लस अंतिम लेनदार, उसको भाग दे देते हैं 2 से, दोनों को जोड़ के तो क्या निकल जाता है, औसत लेनदार निकल जाता है। फिर आता है, जैसे हम देनदार के साथ पढ़े, देनदार के साथ क्या पढ़े हम, औसत वसूली अवधि, क्योंकि देनदार ग्राहक से वसूली होती है और लेनदार मतलब हमारा कोई व्यापारी जिससे हम उधार लिए हैं तो हम उसको भुगतान करेंगे। औसत भुगतान अवधि या साख, औसत साख अवधि कहा जाता है। इस गणना के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लेनदारों को औसतन कितनी अवधि में भुगतान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम वहाँ पढ़े थे देनदार आवर्त में, देनदार आवर्त में क्या होता है, वसूली होती है, तो कितने दिनों में वसूली हो रही है, कितने महीने में वसूली हो रही है, ये वहाँ पे पढ़े। यहाँ पे औसत भुगतान अवधि है, यहाँ पे भुगतान है तो कितने महीने में या कितने दिनों में कितनी बार भुगतान हो रहा है, हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। सूत्र बनेगा औसत भुगतान अवधि, जस्ट उल्टा कर देंगे, औसत लेनदार डिवाइडेड बाई शुद्ध उधार क्रय इंटू 365। देखिए इसका फार्मूला क्या बना था, ये देखिए, शुद्ध उधार क्रय बटे औसत लेनदार, रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, औसत लेनदार बटा शुद्ध उधार क्रय, उल्टा कर देना और गुणा कर देना, या तो 365 से, या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महा में बोला है तो 12 कर देना, 360 दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 भी ले सकते हैं। अब आता है संपत्तियों का आवर्त अनुपात। इस वर्ग में मुख्य निम्न प्रकार के अनुपातों की गणना की जाती है। पहला आता है कुल संपत्ति आवर्त, नाम से स्पष्ट है कुल संपत्ति। फार्मूला बनेगा या तो शुद्ध बिक्री या तो बेचे गए माल की लागत बटे कुल संपत्तियाँ। कुल मतलब जहाँ पे चालू भी हो, जहाँ पे स्थायी भी हो, जहाँ पे अमूर्त भी हो, तीनों प्रकार की संपत्तियों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, शुद्ध बिक्री रखा जाता है। अगर बेचे गए माल की लागत या शुद्ध बिक्री दोनों दिया है तो आप दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध बिक्री दिया है, शुद्ध बिक्री का उपयोग करो, बेचे गए माल की लागत दिया है, बेचे गए माल की लागत करो, दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं। फिर आता है स्थायी संपत्ति आवर्त। इसके लिए भी हम या तो शुद्ध बिक्री का उपयोग कर सकते हैं या बेचे गए माल की लागत का उपयोग कर सकते हैं, और बटे में हम यहाँ पे रखेंगे स्थायी संपत्तियाँ, क्योंकि कौन सा आवर्त है, ये स्थायी संपत्ति आवर्त है। फिर आता है चल संपत्ति आवर्त। चल संपत्ति आवर्त में आप शुद्ध बिक्री नहीं रख सकते, आपको बेचे गए माल की लागत रखना पड़ेगा, और बटे में आप चालू संपत्ति रखेंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चालू संपत्ति आवर्त निकालना है लेकिन बेचे गए माल की लागत वहाँ पे नहीं दिया है और निकालना भी संभव नहीं है, तब हम मजबूरी में शुद्ध विक्रय रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आपको कुल संपत्ति तो मालूम होगी, स्थायी, चालू और अमूर्त। स्थायी संपत्ति आपको मालूम है, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, भवन हो गया, प्लांट हो गया, भूमि हो गई, ये सब स्थायी संपत्ति है। चालू संपत्ति आपको मालूम है, रोकड़ हो गया, स्टॉक हो गया, देनदार हो गया, प्राप्य विपत्र हो गया, पुरोदत्त व्यय हो गया, उपार्जित आय हो गया, ये सब क्या होती है, चालू संपत्ति होती है। फाइनल लास्ट है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देखिए पूंजी को 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। यहाँ पे हम कार्यशील पूंजी आवर्त के बारे में ही पढ़ेंगे। यह अनुपात व्यापार में कार्यशील पूंजी के प्रयोग की कुशलता को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, जो हम व्यापार में जो नित्य प्रतिदिन जो हम लेन देन करते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, रेंट के रूप में हो, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, वो वर्किंग कैपिटल होती है। तो कार्यशील पूंजी आवर्त अगर निकालना है तो फार्मूला बनता है बेचे गए माल की लागत बटा कार्यशील पूंजी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कई बार ऐसा होता है कि बेचे गए माल की लागत अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम विक्रय की राशि का प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध बिक्री का।
और कार्यशील पूंजी ये नया चीज़ है। चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, तो फार्मूला याद रखना। कार्यशील पूंजी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो करेंट एसेट्स दिया रहेगा, उसको माइनस करना करेंट लायबिलिटी से, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कार्यशील पूंजी बनेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल रख लेते हैं कि आपके पास चालू संपत्ति 1 लाख रुपए की है, दायित्व तो 80,000 है। 1 लाख रुपए का चालू संपत्ति, चालू दायित्व 80,000 रुपये की, तो कार्यशील पूंजी आ जाएगी हमारी 20,000 रुपये की। हमेशा याद रखना, जब कार्यशील पूंजी निकालना है तो चालू संपत्ति बड़ी होगी और चालू दायित्व छोटा होगा, तभी जो अंतर निकलेगा वो कार्यशील पूंजी कहलाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो ये 5 प्रकार थे, पांचों का हम डेफिनेशन देखे, फार्मूला देखे, कॉन्सेप्ट देखे, कुछ ट्रिक देखे। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट ना हो तो आप जल्दी से कमेंट करिए कॉन्सेप्ट इज़ पावर, और नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।